जो आईसी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम क्लास 9 का एक्सरसाइज फर्स्ट। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये एक्सरसाइज जो है फर्स्ट है। इसमें देखते हैं, इसमें पूछा है कि सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में पूछा है। तो थोड़ा हम आपको डिटेल में समझा देंगे, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें बताना है कि देखो समझाना क्या क्या है मेरे को आपको। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ठीक है, और क्रमागत संख्या क्या होती है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसी के बारे में पूरी एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो हम पहले आपको डिटेल में समझाते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्या, देखो सम संख्या क्या होती हैं, जो दो से डिविजिबल होती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे हम मान मतलब लेते हैं 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही जाता जाएगा तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये सम संख्या होती है। सम संख्या का एक सीधा सीधा रूल होता है, जो 2 से डिविजिबल है वो सम संख्या होगी। ठीक है, अब अगली करते हैं हम विषम संख्याएं। कौन सी होगी? विषम। विषम संख्या क्या होती है? चलो विषम संख्याएं, विषम संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। जैसे तो 5 भी होती है, जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, ठीक है, 9, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, विषम संख्या बहुत सारी होती है, ऐसी बात नहीं है कि एक हो। तो विषम संख्याओं के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, सम संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, विषम संख्याएं जो 1, 3, 5 मतलब 2 का डिफरेंस इनमें भी होता है, 2 का डिफरेंस इसमें भी होता है, 2 का डिफरेंस इसमें भी होता है। डिफरेंस पे तो हम नहीं जा सकते, ठीक है, और जानना चाहो तो जा भी सकते हो, लेकिन डिफरेंस दोनों में समान होता है। अब हम आते हैं अगली प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या, संख्या इसमें क्या होता है, जो प्रकृति से हमें मिली हुई है उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, प्रकृति से जो प्राप्त हुई है, जैसे मान लेते हैं मतलब 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या है वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति से समथिंग मतलब मिली हुई है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? देखो पूर्ण संख्या, अगली देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, अब ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन इसमें एक की कमी है, जैसे जीरो ही इंक्लूड हो जाएगा वो पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ठीक है, वो कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या में जीरो इंक्लूड होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या समझ में आई होंगी। ठीक है, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ये प्राकृतिक संख्या ये हो गई। पूर्ण संख्या है जिसमें जीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या होगी। अब हम देखते हैं क्या रह गया, हमारी क्रमागत संख्या रह गई। कौन सी रहेगी? क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या। देखो क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है, जो x, x+1, x+2, x+3 में जाए वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कर सकते हैं, पहली संख्या हम x मान लें, x+2 मान, x+1 होगा। ठीक है, क्रमागत जो क्रम से चलने वाली, 1 1 ऐड किया हुआ है, देखो ये भी है ये भी है। तो अगली होगी x+2 हो सकती है, x+3 होगी, x+4 होगी। अब इसके भी अंदर सम और विषम वाली आ जाती हैं। सम और विषम में तो हम जोड़ लेंगे, देख ही लेंगे ना, सम हो जाएगी, ये भी सम हो जाएगी, विषम ये वाली हो जाएगी। ठीक है, 2 का डिफरेंस होता है इसमें, तो इसमें भी, और सम तो समझ ही रहे होगे, ये सम हो जाएगी, ये सम हो जाएगी, ये सम कहलाएंगी, क्रमागत सम संख्याएं। सवाल आ जाता है कि क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना दे रखा है, या क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना दिया है, तो इस तरीके से हम ये वाली निकाल सकते हैं, सम और विषम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। सम हो गई, विषम हो गई, प्राकृतिक हो गई, पूर्णांक पूर्ण संख्या हो गई, क्रमागत संख्या हो गई। अब कौन सी रह गई? अभाज्य संख्या और रह गई। कौन सी हो गई? अभाज्य, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें मतलब जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने? 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक स्वयं, मतलब एक खुद ही, तो वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 तो आ ही जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 19 आएगा,
19 आएगा, 23 आएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्याएं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सम आप जान गए, विषम समझ गए, प्राकृतिक समझ गए, ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक समझ गए और पूर्णांक समझ गए, क्रमागत समझ गए, अभाज्य भी समझ गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी पक्का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला। अगले हमें वो भी बताना है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है। देखो, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम। देखो, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि हमारी जो प्लस वाली संख्या हो जाती है वो माइनस की हो जाती है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, प्लस वाली माइनस की होगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 5 ले लिया, ये इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5। क्लियर। जैसे मान लो अगर योगात्मक प्रतिलोम मेरा 2/4 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 2/4। ठीक है, अगर मेरे पास माइनस का 2/5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 2/5। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब समझते हैं योगात्मक प्रतिलोम हो गया, अब गुणात्मक प्रतिलोम और समझते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब गुणात्मक प्रतिलोम में और समझ लो थोड़ा सा, गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम में पता है क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो संख्या होती है वो अपॉन में पहुंच जाती है, मतलब डिवाइड में पहुंच जाएगी। कहां पर, डिवाइड में, और जो डिवाइड में होती है वो ऊपर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे माइनस का 2 ले लिया, अब इसका जो मुझे गुणात्मक प्रतिलोम लिखना पड़ेगा तो मेरा हो जाएगा 1/-2। क्लियर, समझ में आया नहीं आया। जैसे अगला एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे को 3/2 लेना है, ये तो क्या होगा, ये अब भिन्न, ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, ये तो ऑलरेडी ऐसी मतलब 2 था तो 1/अपॉन मान के मैंने पलट ली तो ये हो गया। अब ये ऑलरेडी बटे में तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, मतलब 2/3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी पक्का ना। अब आगे एक और एग्जाम्पल और ले लेते हैं, शायद न समझ में आया हो। जैसे माइनस का 2 मतलब 5/3, इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 3/5। ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सम संख्याएं, विषम, प्राकृतिक, इतनी में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त धन सम धन पूर्णांक लिखिए। तो पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि सम संख्या होती कौन सी है और विषम कौन सी होती है, तो हम उसके बाद लिखेंगे कि सम धन पूर्णांक क्या है। देखो, सम वो संख्या होती हैं जो 2 से डिविजिबल हो। कैसी हो, 2 से डिविजिबल होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे हम इसके बीच की लिखनी होंगी मुझे, तो 20 हो जाएगा। वैसे तो हम सारी लिखेंगे, सम लिखते हैं तो 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40। ठीक है, लेकिन इसके इसके बीच की लिखनी है, तो इसके इसकी तो ये वाली नहीं लेनी है और ये वाली भी नहीं लेनी है, तो ये वाली हमारी संख्याएं लिखी जाएंगी। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, सम लेनी थी, विषम नहीं। और सम का क्या था कि मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाज्य हो। ठीक है, ये सम संख्या होती हैं। ठीक है, मैं एक बार और डिस्कशन कर देता हूं, देखो कि समधन क्या होते क्या हैं थोड़ा सा। देखो, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाज्य, 2 से भाग चला जाए, 2 से विभाज्य हो। ठीक है, वो सम संख्या कैसी होंगी, सम संख्या होंगी। और पूछा ही सम धन, और धन का मतलब जो प्लस की हो, माइनस की ना हो, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस की नहीं होनी चाहिए तो प्लस की होनी चाहिए, और इसके बीच की तो हमने अभी लिखी थी। 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 34 है, 36 है, 38 है। ठीक है, ये हमारी समधन पूर्णांक हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। देखो, अभी शुरुआत में ही बताया था, सम संख्याएं बताई थी, विषम, अभाज्य, सारी चीज बताई थी। तो हमें 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य लिखनी है। तो हम 1 से 10 तक अगर संख्या भी लिखना चाहें तो 3, 4,
5 6 7 8 9 10। अब हमें अभाज्य लेनी है जो कि जिसके दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। जैसे एक हो सकता है, हो तो सकता है, खैर ऐसी बात नहीं है, दो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो एक तो हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि इसका तो कोई मतलब नहीं, 2 होगा, अभाज्य होगी, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 होगा और 9 होगा। बाकी और कोई संख्या नहीं होगी अभाज्य में, है ना। नहीं, इसके तो फैक्टर हो जाएंगे ना भाई, 9 के तो हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई, और 9 से भी और 1 से भी। तो ये वाला तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। तो कितने होंगे, ये होंगे 2 3 5 और 7। क्लियर हुई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने पहले ही डिस्कशन कर दिया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड कह रहा है हमारा कि 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। देखो हमने अभी लिखाया था, कराया था कि मतलब क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याओं का मतलब ही क्रमानुयायी है, मतलब इसके क्रम आगे आने वाले क्रम में क्या संख्या आएगी। जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, वहां पे x, x+1, x+2, यहाँ ऑलरेडी ही दे रखा है 2a + 1। इसके आगे आने वाली क्रमानुयायी मतलब आगे आने वाली कौन सी होगी, तो मतलब 2a + 2 आएगी। इससे आगे आने वाली अगर हम पूछ रहे होते तो ये दी होती, इससे आगे आने वाली पूछी होती तो x+3, 2a + 3, और आगे आने वाली 2a + 4। इससे पीछे वाली अगर पूछता, मतलब एक होता है उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है। उत्तरवर्ती तो वही होती है, मतलब कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होती है, तो उसमें एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं, अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती में एक घटा देते हैं। अगर आ जाए शायद तो सही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अगर पूर्ववर्ती पूछी होती तो 2a ही रहती केवल, ठीक है। इसकी पूर्ववर्ती तो 2a रहता, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि मैंने बताया था, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, मैंने पिछली बताया था कि मतलब अगर 2/3 का, ऐसे नहीं, मतलब योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम अगर हमें ज्ञात करना है किसका, 2/3 का, तो मैंने क्या बताया था, माइनस वाला प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3, ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो गया। बात क्लियर हुई होगी। जैसे मान लो अगर यही दिया होता कि 6/7 का बता दो, है ना, तो कितना हो जाता, ये हो जाता माइनस का 7/6, मतलब 6/7 का तो हो जाता माइनस का 6/7। अगर मान लो यहीं पे दिया होता माइनस का 8/5 दिया होता, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता, प्लस का 8/5, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब तो मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा थोड़ा बहुत भी, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शन में होती है, फ्रैक्शन में अगर ऑलरेडी है तो फ्रैक्शन उसका पलट जाता है गुणात्मक प्रतिलोम में। अगर सादा मतलब ऐसे है तो वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पहले से ही दे रखा है -5। अगर -5 का मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालूंगा तो क्या होगा, 1/-5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास अगर 2/5 दिया होता, ये नहीं ले रहा मैं, और ले रहा हूँ ना, 8/9 दिया होता, इसका अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालूं तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 9/8 होगा, ठीक है। ये डिवाइड में चले जाती है, किसमें हो जाती है, डिवाइड में, मतलब एक तो वो पलट जाती है, क्या हो जाती है, फ्रैक्शन पलट जाती है। इतनी बात क्लियर हुई होगी ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 कह रहा है कि p+q और p-q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो मैंने हमने ये पीछे भी डिस्कशन किया था। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, योगात्मक प्रतिलोम, देखो निकालने के लिए हमने पहले बताया था कि माइनस वाला प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है, दोनों ही प्लस के हैं, ये दोनों ही प्लस के हैं। जैसे p+ का q, अगर मैं इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालूंगा तो माइनस लगा दूंगा, और
इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मुझे यही करना पड़ेगा कि इसका भी अगर मैं निकालूंगा योगात्मक प्रतिलोम तो इसमें भी माइनस का लगा दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मतलब योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, माइनस का गुणा करना ही पड़ता है, चाहे कैसी भी हो। योगात्मक प्रतिलोम में माइनस का गुणा करना ही करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x के किस मान के लिए, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर इसके होना चाहिए। तो x का मान हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये कथन तब सत्य होगा, ये कथन सत्य है। x का क्या मान रखा जाएगा तब ये कथन सत्य होगा। जैसे 5 गुणा 3 गुणा 2, देखो मल्टीप्लाई के निशान है, अगर प्लस का होता तो कोष्टक में बाद में खोलता, मैं पहले ही खोल ले रहा हूँ। बराबर 5 गुणा 3 गुणा x। ठीक है, इसके और भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, तरीके तो कर भी सकते हैं कि बट्टे मिलाओ, ये करो वो करो। देखो बराबर में है, समान चिन्ह का है, गुणा में भी है, तो हम सीधा काट सकते हैं। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। अगर ये प्लस माइनस में होता तो हम नहीं काट सकते, चिन्ह अलग होते तो भी हम नहीं काट सकते। ये चीज का ध्यान जरूर रखना काटने से पहले। ठीक है, ये नहीं कि मतलब अपोजिट चिन्ह है और काट दिए, या फिर प्लस माइनस में है फिर भी काट दिए, तो भी हम नहीं काट सकते। अगर मल्टीप्लाई में ही है तभी काटेंगे। ये कट गया। अब x बराबर क्या आना चाहिए, 2 आएगा। तो x के दो जो मान रखा जाएगा तब ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी, मुझे पक्का पता है। हो गई ना? अरे बताओ तो सही। हाँ हो गई तो पहले ही बता दो ना, फिर क्या। ठीक है, ठीक है, चले हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है, जैसे मतलब हमें वो कौन सी संख्या होती है, वो संख्या होती है शून्य। कौन सी होती है, शून्य। अब वो कैसी होती है, कैसे होती है वो मैं आपको बता दूं। कौन सी होती है, शून्य बोले तो 0। ठीक है, वो कैसे, जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे 5, तो 5 का अगर मैं योज्य प्रतिलोम निकालूं, योज्य प्रतिलोम निकालूंगा तो माइनस का 5 हो गया। ठीक है, 6 का अगर मैं निकालूं, अगर -6 का निकालूं योज्य प्रतिलोम तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। जैसे अगर मान लो अब मैं 0 का अगर मैं 0 निकालूं, 0 का योज्य प्रतिलोम निकालूं तो 0, इसका मान मतलब तो 0 ही 0 है, कि कोई मतलब ही नहीं है। 0 में मतलब 0 में जो माइनस लग जाता है तो उसके कोई वैल्यू नहीं है, वो नथिंग 0 के ही बराबर रहती है। तो स्वयं का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो कौन सी संख्या होगी, वो होगी 0। बात समझ में आई होगी पक्का। ठीक है ना, बढ़े आगे चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a एक समधन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम। तो देखो हम सीधा आपको समझा दें कि हमने पहले ही पढ़ रखी थी कि सम क्या होती हैं। तो मान ले रहे a बराबर समधन पूर्णांक ले लो, कोई सा सम ले लो। मतलब जैसे 2 भी ले सकता हूं मैं, 4 सम लेनी है, 6 8 10 ऐसे इनफाइनाइट तक ले लो। धन की बोल रहा है, माइनस नहीं ले सकता मैं, माइनस का माना बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि सम धन पूर्णांक ले रहा है, तो हम सम ले सकते हैं, कोई सी ले सकते हैं जो हमारा मन है। तो देखो अब इसमें रखनी है मुझे a-1 और a+1, इनमें वैल्यू पुट करनी है एक ही। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, 2 4 6 8 कुछ भी रख लो। तो ये फिर बतानी है ये सम होगी या फिर विषम होगी। तो हम क्या रख लें, अब चलो 8 रख ले रहे। तो यहाँ में अगर रख दूं तो 8 - 1 और 8 + 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई हुई ये 8 और 1 9, तो 9 8 72, क्या हो गई 72। 72 तो एक सम संख्या दिख रही है, कौन सी दिख रही है, सम। एक और चेक कर लेते हैं अभी क्या है, a-1 और a+1 चेक कर ले रहे। चलो 4 रख दूं, 10 रख दे रहा हूँ, चलो 10 रख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा 10 - 1 और 10 + 1, मतलब ये हो गया 9 और ये हो गया 11, और 11 दूनी 99। यहाँ तो भाई विषम आ रही है, विषम हो गई ना, यहाँ सम हो रही है। एक सम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि ये एक सम है अथवा विषम। ठीक है, यहाँ तो विषम हो गई, क्योंकि 10 लेने पे 10 तो सम है। 10 9 हो गया और 10 और 11 99। यहाँ देखते हैं, क्या मैं 2 ले लेता हूँ तो a+1
a माइनस 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ले रहा हूँ ना, 2 और 1 3 और बात वही पड़ेगी 1 तो 3 तो विषम हो रहा है। ओ थोड़ी मिस्टेक हो गई, गलती कहाँ हुई, यहाँ हुई है, ये हो गई 9 7 63 होगा, कितना होगा 63 है ना। तो अब इतना पता पड़ गया, जब भी हम कहें कहाँ गलती कहाँ कर रहे हैं हम, तो ये भी विषम, ये भी विषम और ये भी विषम, तो यहाँ कौन सी हो रही है, सम तो नहीं आएगी भाई, कौन सी आएगी, विषम आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर, समझ में आया होगा, इसलिए हमने 2-3 एग्जाम्पल ले लिया, हमने कहा कहीं गड़बड़ हो गया, समझ में आया होगा, गलती मिल गई क्या होगी। ठीक है, 9 7 63 हो गया ना, 92 99 और 3 एकम 3, क्लियर हुई होगी, अब तो समझ में आएगा। तो अब इसमें अगर ए सम धन पूर्णांक अगर लेते हैं तो ये ए पूरी जो संख्या होगी कैसी होगी, विषम संख्या होगी, कैसी होगी, विषम। इतनी बात क्लियर, चले आगे बढ़े, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो देखो 5 और 7 का मुझे योग लिखना है, तो मैं एक यहाँ संख्या रेखा खींच लेता हूँ, जिसका जो मिड पॉइंट होगा, चलो ये 0 मान लेता हूँ, यही वाला, इससे आगे भी जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब 7 और 5 का योग ही तो चाहिए, तो मेरे को यहाँ से जाना है सीधा, पहले 5 पर जाऊंगा, ठीक है, मतलब 5 स्टेप तक जाऊंगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, फिर इनका योग तो करना है, अब 7 योग 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 5 और 7 का योग टोटल कितना हो गया, मैं यहाँ से गया था सीधा यहाँ तक गया, यहीं तक तो गया था ना, तो पहले 5, पहले यहाँ तक 5 और प्लस कितने थे 7, है ना टोटल, तो 5 और प्लस 7 टोटल कितना हुआ 12, कितना हुआ 12, मतलब 12 हो गए, कितने हो गए 12, समझ में आएगा, ये संख्या रेखा पर दर्शाना होता है। ठीक है, अब तुम कैसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, यूं करके, तुम्हारा मन है, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका योग दर्शाना था, तो मैंने पहले 5 स्टेप कर दिए, उसके बाद फिर 7 स्टेप कर दिए, यहाँ से सीधा अगर करना चाहे यहाँ से ये, और यहाँ से सीधा ये वाला, तो ये टोटल कितने हो गए 12, ऐसे कर लो। मतलब अगर हम इसको इरेज भी करना चाहें यूं ऐसे करके 5 तक पहले और फिर 7 तक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया होगा, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन सा असत्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांक का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, तो हमें तो ये नहीं पता, लेकिन हम ये सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमने अभाज्य पूर्णांक बताए थे जिसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो स्वयं और एक एक, ठीक है 2 ही होने चाहिए, तो 2 गुणनखंड ले रहे, तो हम एक ले रहे 3 और दूसरे ले रहे 5, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक एक और एक 3, और एक का एक और एक 5, और आप लोग और भी चाहो, देखो एग्जाम्पल और भी ले लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब इनका जो बोल रहा है गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, अब इनका गुणनफल अगर करूं तो कितना हो जाएगा 15, क्या ये अभाज्य है, क्या इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है, देखो इसके गुणनखंड देखो, 1 से भी चला जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी हो जाएगा, और ये 15 से भी होगा डिवाइड, तो ये कैसा है, अभाज्य तो नहीं है, मतलब ये बोल रहा है कि अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य होता है, लेकिन अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य है, कैसा है, भाज्य है। ठीक है, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, बात समझ में आई, क्लियर हुई होगी। जैसे मतलब अभाज्य का मतलब ये किसी से डिवाइड ना हो, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए होते हैं इसके, एक तो फर्स्ट और ये स्वयं खुद ही, लेकिन इसके 3-4 फैक्टर निकल रहे हैं, एक मतलब एक निकल रहा है, 3 निकल रहा है, 5 निकल रहा है, 15 निकल रहा है, तो ये अभाज्य नहीं है। तो पहला वाला जो कह रहा है ये तो हमारा हो गया असत्य, कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पहला वाला तो ये कह रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि ये भाज्य होगा सदैव, लेकिन हमने जो निकाला है वो भाज्य नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत बोल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये असत्य, जो इसका स्टेटमेंट है ये कैसा है, असत्य है। ठीक है, हम अगले स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांक का योग सदैव अभाज्य होता है, चेक कर लेते हैं। देखो धन अभाज्य लेने, अभाज्य हमने तब उस टाइम पे 5 और 3 और 5 लिया था, हम इस टाइम पे चेंज कर सकते हैं, 7 ले सकता हूं मैं, 11 ले सकता हूँ, दोनों का ले सकता हूँ, कोई से ले लो। ठीक है,
इनका जो योग की बात कर रहा था, योग करेगा तो योग ही करूंगा, तो कितना हो गया 18 ही तो हो गया। अब 18 क्या ये अभाज्य है? नहीं है ना अभाज्य, ये तो भाज्य भी है। कैसी है? भाज्य। और सम भी आ रही है, कैसी हो रही है? भाज्य है। सीधी बात, सम विषम की तो छोड़ो, ये बोल रहा था अभाज्य होगी, अभाज्य होता है लेकिन ये तो भाज्य है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा होगा? असत्य होगा। ठीक है, ये भी कैसा होगा? असत्य होगा। जगह नहीं है इसलिए यहां लिख दे रहा हूं, असत्य होगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी पक्का, है ना? अब चलते हैं हम अगले स्टेटमेंट की तरफ। क्या बोल रहा है अगला स्टेटमेंट? देखो अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं। ए और बी दोनों कैसे? कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, तब ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। अब चेक कर लेते हैं या नहीं। तो ए और बी दोनों को अलग मानना पड़ेगा। कुछ भी मान लें हम, -5, -6, -8, -9 ले लो, इसको ले लो, -2 ले लो, -3 ले रहे, -2 ले रहे, -6 भी ले लो, हमारा मन है कुछ भी कर सकते हैं, -10, कोई भी दो ऋण पूर्णांक रख लो। अब इनका योग करना है, मुझे योग करना है, तो ए की वैल्यू में क्या रख लूं? चलो ये दो रख लेते हैं, ये वाली दोनों, ठीक है, ये दोनों, तो -8 और प्लस -6, कोष्टक खोलेंगे तो ये -8 और ये माइनस प्लस -6, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे दोनों, तो कितना हो गया? -8 और 6 14। क्या ऋण पूर्णांक होगा? तो यहां तो आ रहा है ना? यहां तक तो अभी तक तो ठीक है। एक और बार चेक कर लेते हैं हम, फिर रखेंगे, मतलब अब ले लेते हैं -3 और -5। तो a प्लस बी, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? -5, प्लस का निशान है। बी की वैल्यू कितनी है? -3। अब मैं करूंगा -5 माइनस प्लस -3, तो कितना आएगा यहाँ पे? -8। क्या बात सही बोल रहा है ये कि ऋण पूर्णांक होगा? सदैव सदैव होगा, तो हाँ सदैव होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है? ये सत्य होगा। कैसा होगा ये स्टेटमेंट? कैसा है? सत्य है। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में नहीं आया हो क्या है, क्या दिक्कत है। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को सॉरी पीछे करके पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। पक्का समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 12 कह रहा है यदि एक धन पूर्णांक है, मतलब एक कैसा है? एक धन पूर्णांक है, तो दिखाइए कि संख्या a कोष्टक में a+1, दूसरे कोष्टक में a+2, तीसरे कोष्टक में a+3 संख्या जो 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, क्या होगी? चेक कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां रखेंगे a+1, a+2 और a+3, ठीक है। चेक करेंगे तो सबसे मतलब ए सम धन पूर्णांक लेना है, इतनी बात तो साफ कह रहा है। हम माइनस का कोई मतलब नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, ऐसा कोई सा भी हम रख सकते हैं। तो सबसे मिनिमम वाला है, हम 0 ले मतलब 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक अगर मैंने यहाँ रखा, एक यहाँ रखूंगा, एक यहाँ रखूंगा, एक की जगह एक रखना है, +3, सॉरी यहाँ भी एक ही रखूंगा ना, तो एक, एक और एक 2 हो जाएगा, अगला ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब मैं सारे कोष्टक हटा दूं तो 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, तो 4 3 12 दूनी 24, तो 24 सही है। तो ये संख्या जो पूर्णतः 24 से डिवाइड हो रही है, समझ में आया? तो ए एक धन पूर्णांक है जो दर्शाइए कि एक ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है, तो यस है। ये कैसी होगी? है, ये पूर्णतः विभाजित है। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है ना? समझ में आया? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि ए एक समधन पूर्णांक है, बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या सम होगी। तो इनमें मुझे निकालनी है, तो पहली ए बराबर मैं सम लूंगा टोटली, बी बराबर विषम लूंगा। तो ए की ए बराबर जो मैं मानूंगा वो कैसे होंगी? सारी सम, जैसे कि 2 होंगी, 4, 6, 8, 10, इनफाइनाइट तक मैं मान सकता हूँ। और बी बराबर कैसी मानूंगा? मैं विषम संख्या मानूंगा। कैसी मानूंगा? विषम संख्या है। तो विषम संख्या जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ये मेरी कैसी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी।
अब मैं यहाँ पे रख के देखूंगा, ऐसे तो मुझे नहीं पता ये सम है या विषम है, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं a की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अगर मैं करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 4, सम है। 6 रख सकता हूँ इस जगह, 6 रखूंगा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36, ठीक है, तो ये भी सम है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस कंडीशन से ये निकलेगा कि ये a स्क्वायर तो क्या होगी, एक सम संख्या होगी। कैसी होगी, सम संख्या होगी, तो ये वाली तो सम है। अब बी स्क्वायर देखता हूँ, बी स्क्वायर में मैं यहाँ पे 3 रख दूं, 5 रख दूं, 7 रख दूं, 9 रख दूं, 11 रख दूं, तो क्या स्क्वायर बन सम संख्या होगी। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर भी करता हूँ ना, बी स्क्वायर तो 5 25, तो ये सम नहीं है। सत्तू सत्तू 7 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 49, ये भी एक सम नहीं है। तो ये इससे ये हमें निकला कि ये वाली सम नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी करता हूँ, ए की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ या 4 ले रहा हूँ, बी की वैल्यू मैं 7 ले लेता हूँ, चलो, क्योंकि बी बराबर मेरे पास विषम मानी है ना, विषम रखूंगा, तो 7 और 4 11, चलो ये तो विषम आ रही है, चलो चेक कर लेते हैं और तो नहीं आए। तो मैं 8 रखता हूँ, पहले 11 रख ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा 19, तो ये विषम ही आ रही है, तो ये भी सम नहीं है। तो इतनी से इस चीज से हमें ये मालूम पड़ गया कि ये वाली जो है ये भी सम नहीं है, ए प्लस बी भी सम नहीं है। पक्की बात है ना, इतना समझ में आ रहा होगा। अगला हम ए इंटू बी निकालते हैं। ए की वैल्यू में कुछ भी रख लूँ, 6 रख लेता हूँ, बी की वैल्यू में 3 रख लेता हूँ, चलो कितना हो गया 36 18, सम है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, सम है, हो सकता है। और चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ और बी की वैल्यू में क्या रख लूँ, 7 रख लेता हूँ, 7 चौक 28, ये भी सम है। तो इससे हमें ये कैलकुलेशन निकल रही है कि जो a इंटू बी है ये भी एक सम संख्या होगी। अब यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू में यहाँ कुछ भी रख लूँ, 2 रख लेता हूँ, 2 2 यहाँ पर भी 2 और प्लस 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 2 और 1 3, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ये तो सम निकल रही है। एक और बार चेक कर लेते हैं, सम ही निकलेगी, चेक क्या करें करना। अब यहाँ पे मैं 4 रख दूं, तो यहाँ 4 प्लस 4 और 4 कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, 5 चक 20, तो ये भी एक सम है। कैसी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सम, तो ये भी एक सम होगी। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आया कौन सी सम है। अब इस वाली पे और चेक कर ले, तो ये सम है या विषम। अब बी बराबर में कुछ भी रख दूं, यहाँ पे बी बराबर चलो 5 रखता हूँ, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ, 1 यहाँ, तो 5 5 और 1 6 और 5 छंगे 30 हो जाएगा। यहाँ तो सम निकल रही है। चलो एक और बार चेक करते हैं, 3 रखते हैं यहाँ और 3 प्लस 1, तो ये 3 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा ये 12, तो ये एक सम है। तो ये भी कौन सी एक संख्या कैसी है, एक सम है। तो सम संख्या हमें छांटनी थी, तो हमारी सम संख्या होंगी ए स्क्वायर और ए इंटू बी, दूसरा है ए प्लस 1 और अगली है बी और बी प्लस 1। ठीक है, ये हमारी कैसी है, सम संख्या है। कैसी है, सम है। बात क्लियर हुई होगी। आई होप मेरे को पता है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, तो हम उससे आगे और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो ये जो कंडीशंस लिखी हैं इनके गुणधर्म बताने हैं कि ये कौन से गुणधर्म से लिखे गए हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमारा ये पहला वाला जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है, देखो जैसे कि यहाँ पे ले दें, हम लिख दें a इंटू बी प्लस सी, लिख दे रहे बी प्लस सी, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर करता हूं तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, यही तो होगा, मतलब ए बी प्लस ए सी नहीं, सी नहीं, ये तो कोष्टक है, तो हो जाएगा ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए, यही तो लिखा जाएगा। और इसी तरीके से ये लिखा हुआ है। इसी को हम कौन सा धर्म कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम कि योग गुणा पर वितरित नियम। योग गुणा पर वितरित नियम मतलब ये है तो योग लेकिन गुणा पे वितरित नियम है। कौन सा है, इसको मैं लिख देता हूं, मतलब वितरित नियम कर दे रहा हूं यहाँ पे, वितरित नहीं, वितरित नहीं, वितरण हो जाएगा, वितरण नियम कौन सा होगा, वितरण नियम। ठीक है, अब हाँ ठीक है, अगला कह रहा है हमारा कि अगली भी देखो, अगर मैं यहाँ पे कैसे
3 और 4 को जोड़ के प्लस 2 जोड़ दूं, या फिर 4 प्लस 2 को जोड़ के अगर मैं 3 जोड़ दूं, बात तो वही है। मतलब 4 और 3 7 प्लस 2 ये भी 9, और 4 और 2 6 प्लस 3 तो ये भी 9। तो दोनों कैसे हो गए? 9। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं सैचर नियम। क्या बोल सकते हैं इसको? सैचर नियम बोलेंगे। मतलब आंसर दोनों का सेम ही आता है, तो इसको हम बोलेंगे सहचर नियम। ये हो गया सहचर्य नियम। ठीक है, कौन सा हो गया? सहचर नियम हो जाएगा। सिट 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 सिट। ठीक है, सहचर नियम हो गया। अगला हम कह सकते हैं, अगली बार, हाँ अगला क्वेश्चन और रह गया ये वाला, कि ये कह रहा है कि ये कौन सा नियम है? इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। कौन सा हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम। मतलब कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर क्रम बदलते हैं तो गुणनफल वही रहता है। जैसे मान लो मैं 2 और 4 का गुणा करूं, या फिर 4 और 2 का गुणा करूं, तो ये 6 और ये भी, सॉरी 4 दूनी 8 और ये भी 8, तो ये आंसर बराबर ही आना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, अगली बात बोल रहा है कि यहाँ मतलब x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो यहाँ 3 5 और 3 इंटू 5, ये कौन सा नियम है? मतलब अगर हम इसको ये ऐसे, अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये कौन सा नियम होता है? ये होता है हमारा विसरण नियम, नहीं निरसन नियम। कौन सा? निरसन नियम। ये कुछ नियम थे, तो ये निरसन नियम हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। तो हमने पहले ही सवाल किया था कि, अब मैं मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा थोड़ा, कोई नहीं, माइनस का 5 से ले रहा हूँ। माइनस का 5 -4 -3 तो -1 और यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये 0 से मतलब यहाँ से यहाँ तक का दर्शाना है। -5 का तो ये हो गया ही, ठीक है, और -2, ठीक है, अगला 1 और 2 और 5, ये मेरे को संख्या रेखा पर दर्शाने थे, तो ये दर्शा दिए। ठीक है, ये कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, आसान से सवाल होते हैं। जैसे ये दर्शा गए, ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी पूछी जाएगी तो कितना हो जाएगा? 10 ही होगी, 10 5 5 10। ठीक है, समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको क्लास पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि आपको इस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, जो आपके लिए मतलब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।